हेलो गाइज, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गांधी युग को माइंड मैप के माध्यम से कवर करेंगे। माइंड मैप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको सरलता से सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है और उन्हें याद करना भी आसान होता है। इस वीडियो के बाद आपका गांधी जी से जुड़ा कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसमें सभी तथ्यों को शामिल किया है। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम गांधी जी के एक बेसिक परिचय को जान लेते हैं। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। कहाँ पर? पोरबंदर, गुजरात में। क्योंकि दोस्तों इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, इसी वजह से हम लोग हर साल 2 अक्टूबर के दिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। कहीं कहीं इनको कावा गांधी के रूप में भी जाना जाता है। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी की कोई भी पुत्री नहीं थी दोस्तों। इनके 4 पुत्र थे, जिनका नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इनकी शिष्या का नाम मीराबेन था। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी गुजराती भाषा में और उसको नाम दिया सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अहिंसा दिवस हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अहिंसा दिवस के बाद में एक तारीख और याद रखना है, 30 जनवरी। 30 जनवरी को चूंकि महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, या आप कह सकते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, महात्मा गांधी के गुरुओं से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई इनके राजनीतिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक गुरुओं के नाम बताइए, और बच्चों को ये याद नहीं होते। इसी वजह से इन तीनों को मैंने ट्रायंगल फॉर्मेट में दिया है, ताकि आपको आसानी से ये याद हो जाए और आपके माइंड में बैठ जाए। देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। इनके दार्शनिक गुरु थे लियो टोल्स्टॉय। और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे दोस्तों श्रीमद रामचंद्र। अब हम थोड़ा सा इनकी शिक्षा की बात करें तो महात्मा गांधी 4 सितंबर 1888 को वकालत पढ़ने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड की ओर रवाना हुए। इन्होंने इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई की। 1888 से लेकर 91 तक ये इंग्लैंड में रहे और इंग्लैंड में कानून का अध्ययन करते रहे। इसके बाद में ये भारत आ जाते हैं और 1893 में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका चले गए एक मुकदमे के सिलसिले में। देखिए, हम डिटेल की भी बात करेंगे। मैंने आगे चलकर एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा की है। आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा किसी भी कीमत पर। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एक कहानी बन जाए। डिटेल की हम आगे चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। दक्षिण अफ्रीका कब गए गांधी जी? 1893 को। लगभग 21 साल ये दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं और 9 जनवरी 1915 को ये भारत आते हैं। चूँकि दोस्तों 9 जनवरी को गांधी जी जो है वो भारत आए थे, इसी उपलक्ष्य में हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर करंट का सेक्शन भी जोड़ा है, तो अगर करंट से प्रश्न आए तो वो आपका गलत नहीं होगा। देखिए, 2025 में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया वो 18वां संस्करण था और प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत 2003 से हुई थी। 2025 में कहाँ पर मनाया गया? तो भुवनेश्वर में मनाया और 8 से 10 जनवरी तक चला था। यहाँ पर एक बात गौर करने की ये है दोस्तों, देखिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है उसकी शुरुआत तो 2003 से हुई थी, लेकिन 2015 से प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में मनाया जाता है। 2025 की अगर थीम की बात करें तो ये थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि 2025 में मनाया गया, अब मनाया जाएगा 2027 में। इस वजह से 2027 तक ये वाला जो सेक्शन है वो काफ़ी महत्व रखता है अगर आप इस बीच में एग्ज़ाम देते हैं तो। आशा करता हूँ आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में पहली बार सत्याग्रह था गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। तो कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया और कहाँ पर किया। भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कब किया और कौन से आंदोलन के दौरान किया था? तो ये दोनों पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन।
पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। कई बार ये पॉइंट पूछा गया है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कौन से आंदोलन में किया था? तो पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान, और गांधी जी ने यहाँ पर 3 दिनों तक भूख हड़ताल का प्रयोग किया। तो ये पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको विशेष रूप से याद रखना है। प्रश्न कैसे आता है कि गांधी जी ने कौन से आंदोलन के दौरान पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? ठीक है, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान। इन्होंने अपने जीवन काल में केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की 1924 में। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करते हैं उपाधियों की, जहां से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। देखिए दोस्तों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, बापू और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। कई बार आपको यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू भी मिल सकता है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इन दोनों शब्दों का प्रयोग गांधी जी की मृत्यु के बाद किया था, तो इस वजह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बापू की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से एक रेडियो प्रसारण के दौरान गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ये प्रश्न जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये कई बार पूछा गया है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। इस पॉइंट को नोट में याद रखना है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अब हम बात करते हैं गांधी जी के आश्रम की। जितने भी महत्वपूर्ण आश्रम परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को मैंने यहाँ पर शामिल किया है, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहला आश्रम है फिनिक्स आश्रम, जो स्थापित किया गया था डरबन में, और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1904 में। इसके बाद अगला आश्रम है दोस्तों टोल्स्टॉय आश्रम। इसकी स्थापना जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा की गई थी 1910 में। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम की अगर हम बात करें तो ये अपने अहमदाबाद में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 25 मई 1915 को। इसके बाद है साबरमती आश्रम। इसकी स्थापना अहमदाबाद में की गई थी गांधी जी द्वारा 1917 में। कई जगह पर आपको 1915 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन 1917 को इस वजह से सही माना जाता है क्योंकि साबरमती आश्रम में 1917 से गांधी जी रहने लगे थे। इसके बाद अनासक्ति आश्रम है, ये अपने उत्तराखंड के कौसानी में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1929 को। और अब लास्ट है दोस्तों सेवाग्राम आश्रम। इसकी स्थापना बरदा में की गई थी, और कब इसकी स्थापना हुई? 1936 में। तो भैया जितने भी गांधी जी के आश्रम हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनको मैंने यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें और उनके द्वारा प्रकाशित किए गए समाचार पत्रों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न देखे जाते हैं। तो सबसे पहली है हिंद स्वराज। इसके बाद है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसको अंग्रेजी में माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के नाम से जाना जाता है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है वो गुजराती भाषा में लिखी गई थी, और यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है। अगली पुस्तक का नाम है मेरे सपनों का भारत, और इसके बाद है सत्य ही भगवान है। अगर हम समाचार पत्रों की बात करें तो यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, ठीक है। इसके बाद द ग्रीन पैम्पलेट, और अगला है अपना हरिजन। दोस्तों 1930 में एक प्रसिद्ध पत्रिका थी जिसका नाम था टाइम्स पत्रिका। इसने महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था, तो इसको भी अच्छे से याद रखना है, कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है। आशा करता हूं कि आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम दोस्तों डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। यहाँ पर एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा की है, और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने शामिल किया है। देखिए, गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई राजकोट में हुई। आगे चलकर पढ़ाई करने के लिए ये भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में चले गए। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे, यानी प्रधान अधिकारी थे। दोस्तों 1888 में गांधी जी जो है वो कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं, और 1891 में वकालत पूरी करके भारत लौटते हैं। इसके 2 साल बाद में 1893 में इनके एक परिचित मिलते हैं, दादा अब्दुल्ला जिनका नाम था, जो कि एक व्यापारी थे। इनका मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं।
डरबन में, और मुकदमे में यहाँ पर सफलता हासिल कर लेते हैं। ये जो है डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। इसी दौरान स्टेशन पर यानी रेलवे स्टेशन पर रंग भेद की वजह से इनको ट्रेन से उतार दिया जाता है। यह घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई और आगे चलकर उन्होंने अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग अपनाया। थोड़ी सी और अगर हम चर्चा करें तो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उसी दौरान रंग भेद की नीति को इन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया। वहां प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना होता था और इस प्रमाण पत्र को हर समय अपने पास में रखना आवश्यक था। गांधी जी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और रंग भेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन भी इन्होंने शुरू किए। इसके बाद इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार का प्रकाशन किया और 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। उनके प्रयासों व आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा 1914 में अधिकांश रंग भेद कानूनों को रद्द कर दिया। 1909 में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी और उसका नाम रखा हिंद स्वराज, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह गांधी जी द्वारा दी गई थी। तो आशा करता हूं आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर दोस्तों नटाल इंडियन कांग्रेस को याद रखना है। इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया अखबार था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की गई थी और हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी और कब लिखी गई थी। तो 3-4 पॉइंट मैं जो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, तो इन सभी को अपने माइंड में रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको वो चीज़ें बताता चलूँगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। दोस्तों 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। गांधी जी जिस समय भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया और भारतीयों को प्रोत्साहित किया कि भाई आप लोग भी अंग्रेजों का साथ दो और सेना में शामिल हो जाओ। इसी वजह से कई लोगों ने गांधी जी की आलोचना की और उनको सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। आगे चलकर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर कौन कौन से बिंदुओं को याद रखना है। पहला तो 9 जनवरी की तारीख को अगर पेपर इजी आता है तो यही पूछ लिया जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट किसको कहा जाता है। केसर-ए-हिंद की उपाधि किसको दी गई थी 1915 में, ठीक है। और गांधी जी ने जो केसर-ए-हिंद की उपाधि थी उसको कब छोड़ दिया था या फिर उसका त्याग कब कर दिया था। तो ये सभी पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य तथ्यों की बात करेंगे। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में किया था। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी को चंपारण आने के लिए स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। यह आंदोलन नील की खेती के लिए किसानों पर थोपे गए 3 कटिया पद्धति के विरोध में किया जा रहा था। इस पद्धति के तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है। तो 3 खटिया प्रथा क्या थी ये आपको समझ आ गया होगा। जब ये चंपारण सत्याग्रह चल रहा था तो उसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी से काफ़ी प्रभावित हुए, गांधी जी की रणनीति से प्रभावित हुए, तो इन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। और कब दी थी? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। इसी समय जब ये आंदोलन चल रहा था, सत्याग्रह चल रहा था, तो गांधी जी को मारने का प्रयास किया गया। लेकिन इस समय एक रसोइया था जिसका नाम था बख्त मियाँ। दोस्तों बख्त मियाँ को कहीं कहीं जगह किसान भी बताया गया है, नेता भी बताया गया है। तो आप बस इतना याद रखिए कि बख्त मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान। यहाँ पर एक बात नोट में आपको याद रखना है कि 2017 में चंपारण सत्याग्रह को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं।
आशा करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिटेल देखेंगे। दोस्तों 1918 में अहमदाबाद की मिल मजदूर हड़ताल के दौरान गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कर अपने संघर्ष को नया आयाम दिया। इसी समय 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश हुकूमत ने एक विवादित रोलेट एक्ट को पारित कर दिया, जिसको गांधी जी ने काला कानून कहा और मुंबई में इसके खिलाफ सत्याग्रह की अपील की। इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस भी मनाया गया था। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया गया था। तो 6 अप्रैल 1919 को। इसी दौरान एक दुखद घटना होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसके जवाब में गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी। आगे चलकर 23 अगस्त 1919 को गांधी जी को खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। तो आशा करता हूँ इस पेज में मैंने जो भी बातें आपको बताई है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। इस पेज से कई सारे प्रश्न बन चुके हैं और आगे भी बन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है वो कब हुआ था? 1918 में। गांधी जी ने कौन से आंदोलन के दौरान पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया? तो भाई इसी आंदोलन के दौरान किया था। इसके बाद रोलेट एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था? इसको काला कानून किसने कहा था? तो ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं। राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया गया था? तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। इसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब होती है? ठीक है, गांधी जी को खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कब बनाया गया था और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो हर पॉइंट से यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। मैंने कोई भी फालतू की चीज़ यहाँ पर शामिल नहीं की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और सारी चीज़ें समझ भी आ रही होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के एक अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज मिल जाएगा ऐसा लक्ष्य घोषित कर दिया, जिससे क्या हुआ कि भैया जो आंदोलनकारी थे ना वो काफ़ी प्रोत्साहित हो गए। तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा थाना में आंदोलनकारियों ने आग लगा दी, क्योंकि यहाँ पर जो अंग्रेज थे वो काफ़ी परेशान भी कर रहे थे और ऊपर से गांधी जी ने घोषित कर दिया कि भाई 1 वर्ष में स्वराज मिल जाएगा। तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा थाना में आंदोलनकारियों ने आग लगा दी, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। इस चौरी चौरा कांड से गांधी जी काफ़ी निराश हुए और इन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। जब ये घटना हुई उस समय गांधी जी जो है वो बारदोली में थे। इस घटना को गांधी जी ने हिमालयन ब्लंडर कहा, जिसका मतलब है कि यह उनके लिए बहुत बड़ी चूक थी, क्योंकि आंदोलन ने अपना अहिंसक रूप खो दिया था। आगे चलकर 1924 में गांधी जी कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और गांधी जी ने अपने जीवन में केवल 1 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में। यहाँ पर एक पॉइंट और आपको नोट में याद रखना है, गांधी जी की जो आत्मकथा थी ना, जिसका नाम था सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसका पहली बार प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। तो आशा करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 12 मार्च 1930 को, इस तारीख को याद रखना है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से 78 साथियों के साथ में दांडी मार्च शुरू किया। 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके दांडी में नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके बाद 5 मार्च 1934 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसको दिल्ली पैक्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 1934 में गांधी जी ने अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसको समाप्त कर दिया। 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। आगे चलकर 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और इस हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष बनाए गए थे घनश्याम दास बिड़ला। उसी साल 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो इस पेज से कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो भैया 1932 में। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो घनश्याम दास बिड़ला को।
पूना समझौता किस किस के बीच में हुआ था और कब हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, दांडी मार्च कब शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो देखिए मैंने उन्हीं तथ्यों को शामिल किया है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है और जब ये क्रिप्स मिशन भारत आया तो इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गांधी जी ने। इसके बाद में 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ जिसको अगस्त क्रांति कहा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, इस तारीख को अच्छे से याद रखना है। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इसके बाद में 9 अगस्त को गांधी जी को पकड़ लिया गया और इनको गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। इसके बाद दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है और जब ये देश आज़ाद हुआ उस समय गांधी जी कोलकाता के नोआखाली में थे और आगे चलकर 1948 में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बिड़ला भवन में गांधी जी की हत्या कर दी। बिड़ला भवन कहाँ पर है, दिल्ली में। तो भैया पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था क्रिप्स मिशन को, ये पूछा जाता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, गांधी जी को इस आंदोलन के दौरान कहाँ पर रखा गया था और जब देश आज़ाद हुआ उस समय गांधी कहाँ पर थे। इस तरह के प्रश्न इस पेज से बन सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों इसी तरह से कई सारे हिस्ट्री के टॉपिक्स को मैंने माइंड मैप के माध्यम से कवर किया है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।